नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना केवल कृष्ण स्वागत करता हूं के कृष्णस टीवी पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत दिनों के बाद जिंदगी की कहानी केवल कृष्ण शर्मा की ज़बानी। दोस्तों, ये कहानी लिखी है मेरे मित्र, मेरे दोस्त विकास चौधरी ने और उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है नजरिया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि गाड़ी अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से चलेगी। गर्मियों के दिन थे, दोपहर का समय। आसमान में दूर दूर तक बादल नजर नहीं आते थे। सूरज अंगारे बरसा रहा था। धरती किसी तवे की भांति जल रही थी। इच्छा हुई थोड़ा शरबत पी लिया जाए, मन भी अच्छा हो जाएगा और गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म के दाहिने किनारे पर शरबत की कई दुकानें थीं, लेकिन जहां देखो पांव रखने की जगह तक न मिलती थी। चाय, पकौड़ियों, समोसे और जलपान की दुकानों पर तो एक भी आदमी नजर न आता था, लेकिन लस्सी, नींबू पानी और शरबत की दुकानों पर भीड़ खत्म ही नहीं होती थी। किसी तरह दुकान के काउंटर पर पहुंचा, लेकिन तब तक आधा घंटा बीत चुका था। डर सताने लगा कि कहीं गाड़ी न छूट जाए। इसके बाद तो कोई दूसरी एक्सप्रेस भी नहीं मिलेगी। झट से शरबत पीकर ट्रेन में सवार हुआ। मैं ऊपर की सीट पर था। गाड़ी ने धीरे धीरे गति पकड़ ली और जब तेजी से चलने लगी तब जाकर थोड़ा शीतलता का एहसास हुआ। नीचे की सीट पर एक युवती बैठी हुई थी। शुभम, सुंदर, आंखों पर चश्मा था, लेकिन चेहरे की सुंदरता परम आकर्षक थी। कोई 25-26 वर्ष की होगी, मगर काफी देर से वह खामोश बैठी हुई थी। शायद किसी विषय पर चिंतन मंथन कर रही थी। न जाने कब मुझे नींद आ गई और जब आंख खुली तो शाम के 7 बज चुके थे और गाड़ी अपने आखिरी स्टेशन तक पहुंचने वाली थी, जहां तक मुझे भी जाना था। अचानक मेरी नजरें नीचे की सीट पर गई तो एक लड़का उस लड़की से बातें कर रहा था। उसकी बातों से ऐसा लगता था कि दोनों काफी समय से बातचीत किए जा रहे हैं, मगर मालूम नहीं यह लड़का कौन से स्टेशन से गाड़ी में चढ़ा, मगर दोनों बातों में मग्न थे। लड़की ने पूछा, अच्छा, अपना नाम तो बताओ। लड़के ने पलके हिलाते हुए कहा, मेरा नाम उत्कर्ष, और तुम्हारा? विशाखा। लड़की ने बालों को संवारते हुए कहा, जो कि उसके चेहरे पर आ गए थे। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर लड़के ने खामोशियों को तोड़ते हुए कहा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज से एमए कर रहा हूं और आगे चलकर अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक का पद हासिल करना चाहता हूं। लड़की, मैं मिरांडा हाउस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूं और यह मेरा सेकंड ईयर है। लड़का मुस्कुराते हुए, फिर तो हम दोनों एक ही शहर के हुए ना? मेरा मतलब है एक ही शहर में पढ़ रहे हैं ना हम दोनों फिर तो? लड़की कुछ सोचकर, लेकिन महानगरों में हम अपने आसपास के ही लोगों को नहीं जानते, तो हम तो फिर अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़का, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज हमारी मुलाकात हुई और मुझे तुम जैसी लड़की पहले देखने को नहीं मिली। लड़की थोड़ा लज्जाशील थी। शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, पहली मुलाकात में तो सभी अच्छे ही लगते हैं जी, हकीकत तो बाद में पता चलती है। लड़का आंखों में प्रेम को प्रकट करते हुए बोला, कमियां तो हर किसी में होती हैं, फिर हकीकत के सामने आने पर अगर हम उन कमियों से मुखातिब हो जाएं तो इसमें बुराई क्या है? लड़की, तो फिर मुझ में भी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन एक ऐसी कमी है जिस पर अगर किसी का ध्यान जाता है तो लोगों की सोच बदल जाती है। लड़का उस रूपवती युवती के रूप सौंदर्य पर इस तरह मुग्ध हो गया था कि उसके कदमों में पलकें बिछाने को तैयार था। स्नेहशीलता के साथ माधुर्य स्वर में बोला, तुम्हारी खूबसूरती तो उस चांद की तरह है जो कि कमियों के इस अंधेरे को दूर कर देती है। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी सुंदरता के आगे सारी कमियां भूलकर कोई भी तुम पर मुग्ध हो जाएगा। युवती अत्यंत सूक्ष्मदर्शी थी। लड़के का आशय और उसकी चाहत क्या है यह समझने में उसे पल भर की भी देर ना हुई। दार्शनिक भाव से बोली, ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा है, अभी तो यह बातें मीठी मीठी हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ कड़वाहट की परत हकीकत को सामने ले आती है। उत्कर्ष, अगर तुम मेरी संगिनी बन जाओ तो मैं हर वक्त तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं।
तरह तरह की बातें सुनकर हमारी भावनाएं और विचार भी बदलते रहते हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि बातें भी उन हवाओं की तरह हैं जो हमारे मन के विचारों और भावनाओं के बादल को अलग अलग आकार में बनाती और बिगाड़ती है। इन वचनों का विशाखा के मन पर उसी तरह असर हुआ जिस तरह हल्की फुल्की बारिश की बूंदों के सूखी घास पर गिरने से कुछ हद तक हरियाली देखने को मिलती है। विशाखा मैत्री भाव से बोली, तुम तो शायद मुझे पल भर में ही भूल जाओगे। उत्कर्ष, मरने के बाद भी नहीं। अच्छा, अपना फोन नंबर तो दे दो। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर फोन में सेव किए। इतने में गाड़ी और की ओर अपने आखिरी स्टेशन तक पहुंची। उत्कर्ष खड़ा हुआ और विशाखा के करीब जाकर कोमल स्वर में बोला, जब कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो वापस दिल्ली मेरे ही साथ चलना। यह कहकर उसने विशाखा के हाथ में हाथ रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा, मानो हथेली पर अनकहे और अनसुने जज्बात और लफ्ज बयां कर रहे हों। काफी देर तक दोनों ने हाथ नहीं छुड़ाया। उत्कर्ष विशाखा के सुकोमल हाथों और विशाखा उत्कर्ष की नरम ठंडी उंगलियों का स्पर्श करती रही। कुछ देर बाद जब भीड़ थोड़ा कम हुई और सभी यात्री उतर गए, तब इन दोनों ने भी अपने अपने सामान निकाले। लेकिन ज्यों ही विशाखा ने अपने बैग से स्टिक यानी छड़ी निकाली, जो कि दृष्टिबाधितों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चलने में सहायक है, वैसे ही विशाखा के हाथ में यह छड़ी देखकर उत्कर्ष ने विस्मित होकर पूछा, यह छड़ी? मगर क्यों? विशाखा ने सहजतापूर्वक प्रत्युत्तर दिया, मैं देख नहीं सकती हूं। और यह कहकर उसने आंखों से चश्मा हटाया। उसकी दोनों आंखों के आकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक दृष्टिबाधित छात्रा है। यह सुनकर कि वह देख नहीं सकती और उसकी आंखों को देखकर उत्कर्ष कुछ न बोला, चुपचाप तेजी से वहां से चल दिया। इतना ही नहीं, विशाखा का नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर दिया। विशाखा ने आवाज लगाई, उत्कर्ष, उत्कर्ष, कहां चले गए? मगर वह एक पल भी न रुका। यह मंजर मेरी आंखों में आज भी कैद है और शायद हमेशा ही रहेगा। जरा सोचिए ना, जिस व्यक्ति के हृदय में विशाखा के लिए कोमल स्थान और मनोहर हरियाली थी, सिर्फ यह देखकर कि वह एक दृष्टिबाधित युवती है, उत्कर्ष के हृदय की यह हरियाली मरुभूमि और किसी सूखी रेत के टीले में बदल गई। चारित्रिक पतन से आहत अभद्र समाज में रहने वाले चंद लोगों के मन में आज भी ऐसी दुर्भावना है, मुझे मालूम नहीं था। शायद इसीलिए ही विशाखा ने कहा था कि कमियां तो मुझ में भी बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी कमी है जिसे देखकर लोग अपना नजरिया ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी ही थी ये कहानी। कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए के कृष्णस टीवी के साथ।